फिर बच्चों हम लोग डीपीपी नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पजेस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको याद है? क्या होती है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोलो। जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें आप ये एक्सिस देखें, ठीक है, और इसके अराउंड मैं इस कंपाउंड को रोटेट कर दूं कितने से, 180 डिग्री से। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, आपका मान लेना ये मॉलिक्यूल प्लेन में ही है और ये एक्सिस इसी प्लेन में ऊपर से नीचे जा रही है और मैं 180 से रोटेट कर रहा हूँ। तो क्या होगा बोलो, इधर का जो भी सेक्शन है वो सब 180 से फ्लिप होकर उधर पहुँच जाएगा। ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, है कि नहीं। ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इस तरह से होगा। लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। क्या आपको सेम चीज़ मिलेगी? बिल्कुल सेम चीज़ मिलेगी। इस वजह से ये एक्सिस क्या कहलाती है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 में 2 क्यों आया? 2 इसलिए आया क्योंकि अगर हम टोटल 360 पर घुमाएंगे तो 2 बार सेम चीज़ दिखाई देगी। भाई 180 से घुमाने पर सेम चीज़ दिखाई दे रही है, तो एक बार फिर से 180 से घुमाओगे तो टोटल कितना घूम जाएगा, 360, फिर से सेम चीज़ आएगी। ऐसी एक्सिस क्या कहलाती है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। हमें देखना है कि किस में C2 ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, बोलो क्या इस कंपाउंड में है? हाँ, इस कंपाउंड में है बच्चों। ये एक्सिस देखो, है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, उसी प्लेन में ही मैंने ये लाइन बनाई है ना। ये मान लो अगर मैं इसको कॉपी बुलाना चाहूँ तो कॉपी पर कॉपी का ही प्लेन है, उसी में 180 से घुमा दो इसी एक्सिस के अराउंड। तो ये वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा, घूम के इधर आ जाएगा। ये वाला कहाँ जाएगा, घूम के इधर आ जाएगा। और ये वाला घूम के इधर पहुँच चुका होगा, ये वाला घूम के इधर पहुँच चुका होगा। सेम ही चीज़ दिखाई दे रही है ना 180 से घुमाने पर, तो इसमें C2 है। ठीक है, क्या इसमें बी ऑप्शन में देखते हैं, क्या इसमें C2 है? तो हाँ भाई, इसमें C2 है। ये वाली एक्सिस सोचो, जो इससे हो के और ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो बॉन्ड है उसके मिडिल पॉइंट से होके जा रही हो। ये वाली लाइन सोचो आप, जो इस तरह से होके जा रही हो, इस तरह से, और इसी प्लेन में हो। ठीक है, किसके प्लेन में? ये जो है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन तीनों को मिलाओगे तो एक प्लेन आएगा। उसी प्लेन में ये वाली लाइन सोचो, उसी प्लेन में ये वाली लाइन सोचो, और इसके अराउंड 180 से घुमाओ तो क्या होगा। तो ये वाला CH3 बच्चों क्या घूम के इधर आ जाएगा। सोचो 180 से घुमाना है तो ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, है कि नहीं। ये घूम के इधर आ जाएगा और ये घूम के इधर आ जाएगा। और ऊपर वाला D कहाँ चला जाएगा, घूम के नीचे। नीचे वाला D कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या समझ पाए? तो इसमें भी C2 है। 180 डिग्री से घुमाया, इस एक्सिस के अराउंड 180 से घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेम डिज़ाइन बिल्कुल आ रही है। तो इसमें भी C2 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या C2 आपको मिलेगा? ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। क्या इसमें C2 एक्सिस मिलेगी? क्या कोई एक्सिस ऐसी है जिसके अराउंड 180 से घुमाओ तो सेम चीज़ दिखाई दे, सेम चीज़, सेम ओरिएंटेशन में, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछूं अगर, बोलो क्या ये वाली एक्सिस है? क्या ये वाली, ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये जो बॉन्ड है उसका मिडिल वाला पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये C2 है क्या? तो घुमा के देख लो। अगर ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये CH3 बेटा क्या घूम के नीचे पहुंचेगा। 180 से घुमाओगे तो CH3 घूम के कहाँ पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। क्या बिल्कुल सेम चीज़ मिलेगी? नहीं। यहाँ अभी तो हमको सब सारे CH3 कहाँ दिख रहे हैं, ऊपर। 180 से घुमाओगे तो सारे CH3 कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। क्या आइडेंटिकल चीज़ दिखी? नहीं, आइडेंटिकल चीज़ नहीं दिखी। बिल्कुल आइडेंटिकल दिखना चाहिए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तभी मानेंगे C2 एक्सिस। तो इसमें C2 एक्सिस नहीं मिलेगी। बोलो क्या इसमें C2 एक्सिस मिलेगी? हाँ मिल जाएगी, यही वाली एक्सिस चुन लो। एक्सिस कहाँ है वो आपको खुद ही देखना पड़ता है इसमें। अब 180 से घुमाओगे तो क्या होगा, ये H यहाँ आ जाएगा, ये CH3 घूम के यहाँ आ जाएगा, ये D घूम के यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ मिल रही है, तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म कौन दिखाएगा? तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब क्या, GI और OI दो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं।
GI कौन दिखाता है बच्चों? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और OI कौन दिखाएगा? जिसमें POS ना हो, COS भी ना हो। याद है? सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें GI देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? GI देखना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 फिनाइल इथेन अमाइन। 1 फिनाइल इथेन अमाइन क्या बनेगा? इथेन अमाइन है ना, तो इथेन है तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन आ रहे होंगे, और इथेन अमाइन है, 1 फिनाइल भी है, 1 ही फिनाइल है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा हो जाएगा, तभी तो होगा 1 2। बोले इसका क्या नाम होगा? उसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल, है ना, इथेन अमाइन। अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। IUPAC भी उसने चेक कर लिया आपसे। ये है क्या? इसमें बेटा ज्योमेट्रिकल होगी? तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है, जैसे कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, कोई साइकिल नहीं है, तो वो सब इसमें नहीं है, तो इसमें GI नहीं होगी। क्या इसमें OI होगी? तो ध्यान से देखो, क्या आपको ये कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है? ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? कायरल सेंटर है, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है और 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। sp3 है, 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो एक कायरल सेंटर है। और गिनती के इस कंपाउंड में अगर हम पूछो कितने कायरल सेंटर हैं, तो एक ही कायरल सेंटर है ना। और अगर एक ही कायरल सेंटर होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इफ ए कंपाउंड हैज ओनली 1 chiral center, it is optically active। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये तो स्टीरियोआइसोमरिज्म दिखाएगा, और स्टीरियोआइसोमरिज्म में अगर हम स्पेसिफिक हो जाए तो GI नहीं दिखाएगा, लेकिन OI दिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं बच्चों। फिनाइल क्लोरोइथेनोएट। फिनाइल क्लोरोइथेनोएट। अब देखो इथेनोएट लिखा हुआ है, इथेनोएट लिखा हुआ है, ओएट का मतलब क्या होता है? एस्टर। और इथेनोएट लिखा हुआ है, इसका मतलब जहाँ पर एस्टर आ रहा है उसमें जो मेन चेन रहेगी, मेन चेन क्या रहेगी? उसमें 2 कार्बन रहेंगे। इथेनोएट बोला है ना, तो 2 कार्बन रहेंगे, और ओएट बोला है तो क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है? फिनाइल। तो जो भी सबसे पहले आता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है एस्टर में, तो फिनाइल लिखा हुआ है, तो फिनाइल इथेनोएट हो गया। और क्या लिखा हुआ है? क्लोरो इथेनोएट। क्लोरीन भी जोड़ना है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन भी आ जाएगा, ठीक है। अब बची हुई चीज़ें क्या कर दें? हाइड्रोजन लगा दें, तो यहाँ पर कितने, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। बोलो क्या इसमें कहीं GI पॉसिबल है? GI पॉसिबल है क्या? अब ये डबल बॉन्ड तो हमें दिख रहा है, लेकिन इस डबल बॉन्ड में देखो, इस कार्बन के से तो दोनों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास दोनों तो लोन पेयर ही हैं, तो सेम चीज़ है। तो क्या ये डबल बॉन्ड GI दिखाएगा? नहीं, तो GI तो आने वाली नहीं है। क्या OI दिखाएगा? बोलो। तो भाई क्या इसमें कहीं कोई कायरल सेंटर है? कोई कायरल सेंटर है क्या कहीं? नहीं, नो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर नहीं है, तो ये OI नहीं दिखाएगा। वैसे हम देख चुके हैं, आंसर ये ऑप्शन हो चुका है ना। ओहो, डिज़ाइन तो यहाँ बनी हुई है, अच्छा बढ़िया। नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों 3 क्लोरो 3 इथाइल इथाइनाइल पेंटा 1,4 डाई आइन। ये कंपाउंड इन्होंने बना दिया, ठीक है। बोलो क्या इसके पास कायरल सेंटर है? पहले नहीं, पहले हमें क्या चेक करना है? GI ना। तो ट्रिपल बॉन्ड बच्चों GI नहीं दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट शो GI। दिमाग लगाइएगा क्यों नहीं दिखाता है, दिमाग लगाना क्यों नहीं दिखाता है। और क्या कोई कायरल सेंटर है? नहीं। देखो क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है? नहीं। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है? सेम है, बल्कि ये भी क्या है? सेम ही है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी ये नहीं दिखा पाएगा, न GI न OI। नेक्स्ट है डी ऑप्शन 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड ये बना है। बोलो क्या कायरल सेंटर है? नहीं, ये दोनों सेम है, तो कायरल सेंटर नहीं है, और कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं है, तो ये भी स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं दिखा पाएगा। तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स आर दोज विच आर। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और उनमें POS नहीं होता, COS नहीं होता, AAOS भी नहीं होता। आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। ये बात गलत है। कायरल कंपाउंड्स कैसे होते हैं?
कैसे होते हैं? होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है बी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हाँ, तो बी ऑप्शन तो ठीक हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है हैविंग नो मिरर इमेजेस। अच्छा, मिरर इमेज तो सबका होगा ना भाई, शीशे के सामने किसी को भी खड़ा कर दो, उसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो मिरर इमेज तो सबकी होती है, मिरर इमेज तो हर एक कंपाउंड की होगी। लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो मिरर इमेज पर कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो वो कंपाउंड कैसा है? कायरल है। ठीक है, डी क्या कह रहा है? कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कायरल मॉलिक्यूल्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए नहीं जानते हैं, उसको हम किसके लिए जानते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जानते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम वही होगा जिसे हमने कायरल सेंटर पढ़ा है ना, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे। तो किसमें दिख रहा है एसिमेट्रिक? इसमें तो देखो, क्या सभी कार्बन, कोई भी कार्बन चुनोगे तो कैसा कार्बन है? sp2 है ना। और इसमें कैसा कार्बन होना चाहिए था? sp3 होना चाहिए था। क्या इसमें कोई है? इसमें देखो ये वाला जो है, इससे क्या 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं भाई। एक तो H जुड़ा हुआ है, और एक इधर वाला सीन बन रहा है, एक इधर वाला सीन बन रहा है, एक इधर वाला सीन बन रहा है। चारों क्या डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है। ये भी कायरल है बच्चों, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, इसके पास 4 है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या इसमें ऐसा कोई है? क्या ये वाला कायरल है? बोलो। नहीं, देखो जो इधर से है बिल्कुल वही तो चीज़ें इधर से भी मिलने वाली हैं, है ना। क्या इसमें कोई कायरल है? नहीं, देखो जो इधर से है वही इधर से है, हर तरफ से तो सेम ही दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। द स्ट्रक्चर ऑफ 2r 3r दिस इज। स्ट्रक्चर तो हमारे सामने देखो बना ही दिए हैं, हमें बस चेक करना है कि 2 पर आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, 3 पर भी आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। 2 क्या है? कार्बन नंबर। 3 क्या है? कार्बन नंबर। ठीक है, अब अगर हम नंबरिंग करते हैं बेटे, तो नंबरिंग तो IUPAC वाली नंबरिंग याद आनी चाहिए। तो नंबरिंग तो ऐसे होगी 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो ये तो बात इन्होंने अच्छी कर दी है। ठीक है, अब हमें 2 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अगर निकलना है, तो आपको याद है इसमें भी क्या आता था? CIP रूल आता था। हम जो भी इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो इस कार्बन से बोलो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर का कौन जुड़ा हुआ है? तो मैं लूँगा ऑक्सीजन। तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? नंबर 1। इधर की प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 ये हो जाएगा, ये वाला कार्बन। क्यों भाई? इधर भी कार्बन है लेकिन इधर भी कार्बन है। ओह, मैंने गलत कर दिया ना। ये नंबर 2 ले जाएगा। क्यों ले जाएगा ये नंबर 2? इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये नंबर 3 ले जाएगा और ये नंबर 4 ले जाएगा। बोलो साइकिल 1 2 3 कैसे चलेगी? तो 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3। साइकिल कैसी चल रही है? साइकिल चल रही है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। साइकिल चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या बोलते थे? एस बोलते थे जनरली। लेकिन यहाँ पर एच क्या हॉरिजॉन्टल पर है? एच हॉरिजॉन्टल पर है तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, साइकिल अगर 1 2 3 साइकिल 1 2 3 साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज हो और 4th प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पर हो तो क्या होता है? ये रूल आपको याद रखना है। कुछ भी एक चेंज करेंगे ना, 4th प्रायोरिटी को हम अगर हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल कर देंगे तो आर के बजाय एस हो जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज कर देंगे तो भी आर के बजाय एस हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आया? ये तो आर आया। ऐसे ही इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे तो क्या ये ऑक्सीजन फिर से 1 ले जाएगा, और अब की बार ये वाला सेक्शन नंबर 2 ले जाएगा, ये 3 ले जाएगा, ये 4 ले जाएगा। तो 1 2 3 ऐसा चल रहा है। फिर से देखो एंटी क्लॉकवाइज ही चला है और 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर ही है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन हो गया। ये भी आर है, वो भी आर है।
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो बाकी में निकाल लोगे क्या, बोलो बाकी में कैसे निकालोगे। अब ये अगर आर है तो बोलो ये क्या होगा, क्या यहाँ पर इसका मिरर इमेज दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एस, और ये जैसा एग्जैक्टली वैसा ही है तो ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इसमें देखो जैसा ए में बना हुआ है वैसा ही तो यहाँ पर भी बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और ये क्या है, इसका मिरर इमेज बना हुआ है, तो अगर ये वाला आर था तो ये वाला क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज है तो ये एस हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज है तो ये भी एस हो जाएगा। एक आ जाएगा तो सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कहा गया है अमंग द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर एनेंशियोमर इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो इसमें बच्चों पहले तो आप लोग ये जानें कि जब हम ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, फिशर प्रोजेक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। जैसे भाई ये है ना, तो यहाँ पर कौन रहेगा, यहाँ पर रहेगा हाई प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा जनरल ट्रेंड है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा जनरल ट्रेंड है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में हम तभी करते हैं, और मेन वो बात तब वैलिड होती है जो हमें डी या एल निकालना होता है। डी या एल निकालना होता है तब, क्या आपको याद है डी और एल कैसे निकालते थे। अगर NH2 राइट साइड है, H लेफ्ट साइड है और ये हाई प्रायोरिटी ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे डी बोलेंगे। ठीक है, वरना फिर इवन ऑड एक्सचेंज वाला मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी तो हमें बच्चों बस आर निकालना है। तो आर तो हम तुरंत निकाल लेंगे, बस कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है। बोलो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी। तो भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई। ठीक है, फिर कार्बन है हाइड्रोजन है, तो कार्बन का नंबर आएगा और इस कार्बन की वैल्यू आगे निकल जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, और ये किस पर रह जाएगा नंबर 3 पर, ये हो जाएगा नंबर 4 पर। फिर 1 2 3 साइकिल चलाओगे तो 1 से 2, 2 से 3 साइकिल कैसी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ ग्रुप का है वर्टिकल पर। साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पर है, तो कौन सा बनेगा बेटा एस बन जाएगा। तो ये तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या होगा बोलो, फिर से हम CIP रूल भी लगा सकते हैं, और या फिर हम देख सकते हैं कि ए से बी आने पर कितने एक्सचेंजेस किए। क्या आप देख पाएंगे ए से बी आने पर कितने एक्सचेंजेस किए गए होंगे। बोलो, मुझे लग रहा है 3 किए गए होंगे। देखो एक तो एक्सचेंज यहाँ से यहाँ कर दो तो H यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर कौन आएगा NH2। ठीक है, फिर क्या कर दो, यहाँ पर जो NH2 आएगा उसको इस COH से एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा COH, यहाँ पर कौन आ जाएगा COH, और यहाँ पर क्या जाएगा NH2। फिर CH3 COH को आपस में एक्सचेंज कर दो। टोटल कितने एक्सचेंज करोगे यहाँ से यहाँ आने पर 3। 3 का मतलब क्या ऑड, तो ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। भाई हम CIP रूल से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से यहाँ आने वाला रूल भी तो लगा सकते हैं कि इवन एक्सचेंज है या ऑड एक्सचेंज है। इवन एक्सचेंज होता है तो सेम मिलता है, ऑड एक्सचेंज होता है तो चेंज हो जाता है ना, ये भी कर सकते थे। तो आंसर तो बी दिख ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट मॉलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन विच इज कायरल। इनमें से कौन है जिसका मॉलिकुलर मास कम से कम हो और जो कैसा हो कायरल हो। तो हमें 2 चीज़ें चेक करनी है। देख रहे हो क्या क्या इसने चेक किया। अब आपको मॉलिकुलर मास निकालना आसान होगा, लेकिन क्लास 11 में है तो सिलेबस में ना मॉलिकुलर मास निकालना। ठीक है, दूसरी बात कायरल निकालना यानी आइसोमेरिज्म में आ गया, और चौथी बात IUPAC नेमिंग भी चेक कर ली। भले ही ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा हो लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है। ऑप्शन ए क्या है 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन है भाई 1 2 3 4 5 6 और 3 पर मिथाइल है। तो बोलो क्या ये कायरल है। हाँ भाई कायरल तो है लेकिन सारे देखने पड़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन है 2
3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या ये कायरल है? ये भी कायरल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं मिलेगा और दो दो कायरल सेंटर रखे हुए हैं। सी ऑप्शन क्या है? 2 डाइमिथाइल पेंटेन। देखो 2 डाइमिथाइल हो गया ना, 2 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या इसमें कायरल सेंटर है? नहीं, तो सी तो ऑप्शन में नहीं काउंट करेंगे। और डी को अगर देखें तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन, सॉरी 3 डाई इथाइल पेंटेन। क्या कायरल सेंटर है बच्चों? कहीं नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है? बी और ए में कोई बनने वाला है। तो बी और ए में कौन बन सकता है? अब इसमें कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हैं। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बोलो? हाइड्रोजन हो जाएंगे 16, क्योंकि CnH2n+2 एल्केन वाला फॉर्मूला बन रहा है। इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओहो ओहो, फॉर्मूला सेम आ रहा है। अब क्या करें? अच्छा, बी में कह रहा है 2 डाइमिथाइल। मैंने 2 3 बना दिया, 2 4 कह रहा था। बी ऑप्शन बच्चों मैंने गलत बनाया है। बी ऑप्शन में एक बार फिर से बना रहा हूँ। 2 डाइमिथाइल कह रहा है। 2, ओह मैंने यहाँ भी गड़बड़ी कर दिया था ना। ये कहाँ कायरल सेंटर है? ये कायरल सेंटर बच्चों है क्या? क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं, ये दोनों ग्रुप तो क्या है? सेम है। ये दोनों ग्रुप तो सेम है, लेकिन ये कायरल सेंटर हो सकता था, है ना। लेकिन इसने कहा है 2 4 तो बच्चों ये बनेगा। और इसमें ये कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। कायरल सेंटर बस ए ही में है, बाकी में तो कायरल सेंटर है ही नहीं, तो हमें मॉलिक्यूलर मास चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ एल कॉन्फ़िगरेशन? किसमें एल कॉन्फ़िगरेशन है? तो फिर से वही वाली बात, जब हमें एल और डी डिसाइड करना है तो हमें पहले तो एक बात ये याद रखनी है कि ये बात सबके लिए डिफाइंड नहीं है। ये बात सबके लिए डिफाइंड नहीं है। ये बात किसके लिए डिफाइंड है? ये बात डिफाइंड है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और ये बात डिफाइंड है अमीनो एसिड्स के लिए। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों किसके लिए बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए या अमीनो एसिड्स के लिए, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब फिर हमें अगर पता करना है कि डी और एल क्या है, तो शुरू कहाँ से करना है? शुरू कहाँ से करना है? स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ऊपर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, जैसे इस ऑप्शन में हमें दिख रहा है। इसमें तो क्या टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ नीचे दिख रही है ना, तो हम उसका भी उपाय बताएंगे। लेकिन अगर आपको पता करना है तो पहले उसको टॉप प्रायोरिटी को ऊपर लाएं, बाद में अपना दिमाग लगाएं। अब इसमें टॉप प्रायोरिटी ऊपर है, बिल्कुल ठीक। ओ एच किधर है? राइट साइड। एच किधर है? लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा? डी होगा। ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बी में हमें क्या करना है? बी में हमें पहले इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो ये जो बी ऑप्शन है मैं उसको यहाँ पर बना रहा हूँ। पहले हमें बच्चों सीवेज को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो नीचे कौन आएगा? CH3, इधर H, इधर NH2। समझे? यहाँ से यहाँ आने पर मैंने कितना एक्सचेंज किया है? एक एक्सचेंज किया है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है? अब इसमें टॉप प्रायोरिटी ऊपर आ गई। NH2 किधर है? राइट में। H किधर है? लेफ्ट में। तो क्या बन गया? D। ये D है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला बच्चों L होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तुम कितने एक्सचेंज करके आए? एक एक्सचेंज करके आए हो। एक एक्सचेंज कैसा होगा? वो होगा ऑड एक्सचेंज। और जब हम ऑड एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है? पलट जाता है। DL बन जाएगा, LD बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फिर। इसको मैं थोड़ा सा सफाई, स्वच्छ भारत अभियान चला देता हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री? किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो जानते हो भाई, अगर टेट्राहेड्रल है ना, तो ये जो कार्बन होता है ना, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसके पास अगर कोई भी दो ग्रुप सेम हो जाए बच्चों, क्या बोला मैंने? कोई भी दो ग्रुप सेम हो जाए, कोई भी दो ग्रुप सेम हो जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। अब इसमें देखो, क्या चारों ग्रुप अलग अलग हैं? चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। बल्कि ये तो कायरल सेंटर बन गया ना। चारों ग्रुप अलग है तो कायरल सेंटर बन गया। कायरल सेंटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, क्या ये भी कायरल सेंटर है? हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इसमें देखो, ये दोनों क्या हो गए? सेम।
ये दोनों सेम हो गए ना। तो एक प्लेन इमेजिन करो जो इससे इससे और इससे होके जा रहा हो, इन तीनों से होके जाने वाला प्लेन सोचो। ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे। इन दोनों के बीच से जा रहा होगा, ये 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 सब इस प्लेन में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप लॉजिक पर ध्यान देना। भाई अगर मैं ये जो आपको कागज़ दिखाई दे रहा है, उस कागज़ का प्लेन ले लूँ, है ना, उस कागज़ के प्लेन में कैंसिल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मानो, ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये प्लेन के बाहर रहेगा और ये प्लेन के अंदर रहेगा। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो क्लोरीन है, वो तो प्लेन में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे, है कि नहीं। तो ध्यान रखो, जब भी टेट्राहेड्रल हो ना, टेट्राहेड्रल हो, तो उसमें दो ग्रुप अगर सेम हो जाए तो पीओएस बोल दोगे है। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज। बाकी जो भी हैं वो तो क्या हो जाएंगे, बाकी जो भी हैं वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो प्लेन है उसमें कैंसिल हो जाएंगे। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ CA4 CA3B CA2B CA2B2 इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा। क्यों सेम है, कम से कम दो ग्रुप सेम है ना, इसमें तो चारों सेम है, इसमें 3 ए सेम है, इसमें 2 ए सेम है, इसमें भी 2 ए सेम है। जब भी दो कम से कम 2 सेम है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, सब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपाउंड ये है बच्चों, एक कंपाउंड ये, और हमसे पूछा गया इन दोनों में रिलेशन बताओ, इनैंशियोमर्स हैं या डायस्टेरोमर्स हैं या होमोलोगस या आइडेंटिकल हैं। सबसे पहले क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बोलो इसमें क्या क्या है, एक कार्बन है ना, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, COH CH2OH OHH। यहाँ पर भी वही वाली बात दिख रही है, COH CH2OH HOH, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ बच्चों क्या कनेक्शन भी सेम है, कनेक्शन भी सेम है क्या, हाँ कनेक्शन सेम है। देखो इसमें ये कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, और एक जुड़ा है CH2OH, एक जुड़ा है OH, और एक जुड़ा है H। क्या यहाँ पर भी वही सारी बातें, तो कनेक्शन क्या है, सेम। कनेक्शन अगर सेम आ गया, कनेक्शन अगर सेम आ गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कोई चांस नहीं है। तो अगर कोई ऑप्शन होता जो कह रहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो रही है, वो वाला आंसर नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है, जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होगी बच्चों, तब हम क्या चेक करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं बच्चों, GI। क्या ये GI दिखाने वाला है, ये कंपाउंड GI नहीं दिखाने वाला है, कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम वाली बात नहीं है। फिर हम क्या चेक करते हैं बच्चों, OI। वाई के लिए हम सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, कायरल सेंटर देखते हैं। कायरल सेंटर से बहुत हेल्प मिल जाती है। तो क्या इसमें देखो कायरल सेंटर है, हाँ है, ये कायरल सेंटर ही है, क्योंकि sp3 है और 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो कायरल सेंटर हुआ, ठीक है। और अगर ये कायरल सेंटर है तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये भी कायरल सेंटर है, इसका भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो सब कुछ सेम है और कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो ये दोनों कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल, जैसा कि आंसर में बोल रहा है। और अगर कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता, मान लो एक R है एक S है, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, इनैंशियोमर्स बन जाते हैं, क्योंकि R और S एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज, है ना। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज। तो एक कायरल सेंटर होता तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होते ही, और मिरर इमेज भी है तो इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। तो क्या हम इसका कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्या ये नंबर 1 ले जाएगा, हाँ। क्या ये नंबर 2 ले जाएगा, हाँ। क्या ये नंबर 3 और क्या ये नंबर 4 ले जाएगा। तो 1 2 3 कैसा बन रहा है, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होता है, S, तो ये क्या हो जाएगा, R। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है, ये वाला R हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें, तो ये तो वेज डैश वाला स्ट्रक्चर है, तो प्रायोरिटी तो वैसे ही हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें जब फोर्थ प्रायोरिटी बच्चों डैश पर होती है, जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर होती है तो वही रूल लगते हैं। जैसे यहाँ पर बोल देते हैं ना, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन पर R हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर S हो जाता है। वही काम यहाँ पर भी कर देना है। 4 है, 1 2 3 कैसे चलेगा, बोलो, क्लॉकवाइज चल रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है, तो ये भी बच्चों R हो जाएगा। तो ये भी R है, ये भी R है। अगर R R है तो कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल। सारी बातें सेम है तो आइडेंटिकल बोलना ही पड़ेगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं और इसमें है ए कंपाउंड वाज हैविंग, अल्फा का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, इन पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम बोल देंगे प्लस, ठीक है। व्हाट कैन बी द स्ट्रक्चर इस, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा, तो भैया ए तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए में क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? क्या ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? इसमें तो भैया पीओएस है, पीओएस है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, 0। भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब पीपीएल के प्रति, पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है, जबकि जो हमारा कंपाउंड है वो तो पीपीएल को रोटेट करने वाला है ना। तो ये आंसर तो नहीं हो पाएगा। क्या बी में हो सकता है बोलो? तो बी में तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? देखो, इस कार्बन को और इस कार्बन को लेके वर्टिकल जो प्लेन जा रहा है उससे उससे काटने की कोशिश करो। कौन सा प्लेन? ये वाला, जिसमें ये भी आ रहा हो, ये भी आ रहा हो, ये भी आ रहा हो, ये भी आ रहा हो। समझ पा रहे हो कौन सा प्लेन मैं कह रहा हूँ? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन जिसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये वाला अंदर चला जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है, इसको देखो जरा। क्या इसमें कोई काइल सेंटर नहीं है? कोई काइल सेंटर नहीं है कि नहीं? ये इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। भाई ये दोनों ग्रुप सेम है, देखो ध्यान से, दोनों सेम है, तो काइल सेंटर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें क्या देखो, दो काइल सेंटर बैठे हैं, है ना। और दोनों काइल सेंटर एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक ही ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमारा आंसर डी हो सकता है ना। यानी ये जो दिया है इसने, ये सब बकवास है। एंगल वाली कोई बात यहाँ पर, एंगल है या नहीं है, एंगल कितना है वो हमें थोड़ी पता चलने वाला है, बस ऑप्टिकली एक्टिव है वो पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें हमें बताना है कि इस कंपाउंड का रोटेशन हमें दिया हुआ है -45 डिग्री। ठीक है, तो इस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा? ठीक है, इसका हमें पता है, तो इसका क्या होगा? तो ध्यान से देखते हैं। बोलो मुझे, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो शायद ये शीट का ही क्वेश्चन है, शीट में भी ऐसा क्वेश्चन था। कई लोग बोलते हैं मिरर इमेज है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों एच इधर है, इसमें दोनों एच इधर आ गए, बीच में मिरर लगाओगे तो ऐसा ही बनने लगेगा। ये दोनों इधर है, ये दोनों इधर है, दिख तो रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर ईटी है और इसमें नीचे ईटी है। मिरर इमेज होता है तो आमने सामने बन रहे होते हैं ना। इसमें नीचे CH3 है, इसमें ऊपर CH3 है, तो मिरर इमेज ऐसे तो हम नहीं कह पाएंगे, ऐसे तो हम नहीं कह पाएंगे मिरर इमेज है। मतलब ऐसे का मतलब क्या, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बोल पाएंगे कि मिरर इमेज है कि नहीं है। ऐसे तो दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं हो, लेकिन ऐसे तो हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, और ये एक्चुअली मिरर इमेज बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ईटी के बगल वाले कार्बन से कौन जुड़ा है यहाँ पर? फ्लोरीन। और यहाँ पर ईटी के बगल वाले कार्बन से कौन जुड़ा है? क्लोरीन। समझ रहे हो? ये दोनों तो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए ना। कनेक्शन डिफरेंट हुआ है यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? कनेक्शन डिफरेंट हुआ है। कनेक्शन इज डिफरेंट। कनेक्शन जब डिफरेंट होता है तो कौन सा आइसोमरिज्म होता है? स्ट्रक्चरल। तो ये दोनों बेटा एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन चेंज हो रही है। समझ पा रहे हो? अगर ये मिरर इमेज होता तो -45 का आंसर क्या हो जाता? +45। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो आंसर क्या हो जाता? 0 हो जाता। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देखो नहीं है इसमें, तो हम 0 तो नहीं बोल सकते। आइडेंटिकल होता तो -45 ही रहता, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एटम्स इज डिफरेंट फ्रॉम गिवन स्ट्रक्चर P? किसमें रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है? किसके रिस्पेक्ट में? P के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले P में आ जाते हैं।
क्या पी का आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे बच्चों? देखो फोर्थ ग्रुप कहाँ है? फोर्थ ग्रुप है डैश पे, है ना? तो हम सीधे सीधे इसको CIP रूल से निकाल सकते हैं। क्या ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो साइकिल कैसे चली? 1 2 3 साइकिल कैसे चली? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है साइकिल। और फोर्थ ग्रुप डैश पर है तो ये हो जाएगा S, ये S है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा S है या नहीं है। ठीक है, क्या इसको तुरंत पता किया जा सकता है? बोलो। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। D3 क्यों हुआ? H4 क्यों हुआ? क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है इसलिए। फिर साइकिल कैसी चल रही है? 1 से 2, 2 से 3 जाओगे। साइकिल कैसी चली? साइकिल चली ये क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हुई। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है? डैश पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R। उसने कहा डिफरेंट होना चाहिए, तो ये S है, ये R है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इसमें चलो निकाल के देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो साइकिल कैसी चली? साइकिल चली एंटी क्लॉकवाइज, इसमें साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और ये डैश पर है, तो ये क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 ऐसे चला। साइकिल कैसे चली? एंटी क्लॉकवाइज और ये डैश पर है, तो क्या बन जाएगा? S। इसमें देखो, क्या इसमें पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, है ना? H यहाँ पर आना चाहिए, H कहाँ पर होना चाहिए? डैश पर। फिर निकालते हैं, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं? और ये D इधर आएगा, D इधर आएगा, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। H इधर आएगा तो ये नंबर 4 हो जाएगा। तो साइकिल कैसी चली? साइकिल चली कैसी? क्लॉकवाइज। साइकिल कैसे चली? क्लॉकवाइज। जब H यहाँ पर था, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर थी, तब साइकिल क्लॉकवाइज चल रही है तो R था, लेकिन एक एक्सचेंज भी तो किया है हमने, तो क्या हो जाएगा? ये तो S हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? D ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, शीट का क्वेश्चन है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये कैसा है? इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड आप जानते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए या दोनों मिल जाए, वो क्या कहलाता है? मेसो कहलाता है। क्या इसमें साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या सी को मेसो बोलोगे? क्या सी को मेसो बोलोगे? तो मेसो की डेफिनेशन क्या है? जिसमें COS हो या POS हो, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर भी होना चाहिए, कायरल सेंटर भी होना चाहिए। क्या सी में कायरल सेंटर है? तो ये कायरल सेंटर नहीं है बच्चों, ये CH3 और ये Me सेम होते हैं, ये CH3 और ये Me क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो सी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर नहीं हो पाएगा। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? नहीं, Cl और Br हैं, अलग अलग है बिल्कुल चीज़ें, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं, ये क्या है? इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? टार्टरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स आर। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। कैसे पता करेंगे? तो देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। साइकिल कैसे चली? क्लॉकवाइज, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल पर है, तो ये बनेगा S। इसमें आ जाओ 1 2 3 4। साइकिल कैसे चली? क्लॉकवाइज, और ये वर्टिकल पर है, तो क्या हो जाएगा? R। क्या देखो, सब कुछ सेम है, बस ये दोनों कायरल सेंटर एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये कंपाउंड भी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, है ना? और क्या हो जाएंगे? एनाइंशियोमर। एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे के मिरर इमेज भी है, तो क्या बन जाएंगे? एनाइंशियोमर। ठीक है, 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट डी लैक्टिक एसिड। डी लैक्टिक एसिड कौन सा नहीं है? तो ऐसे तो बताना मुश्किल है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप क्या करें, इनके फिशर बना लें। क्या करें? फिशर बना लें, क्योंकि हम लोगों ने जो D और L सीखा है वो किस में सीखा है? फिशर में ही सीखा है। ठीक है, तो इसका हम बना लेते हैं फिशर। इसका फिशर कैसे बनाओगे? तो देखो, ये दोनों आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों, इन दोनों को पकड़ो, तो ऊपर कौन आ जाएगा? COH, नीचे कौन आ जाएगा? OH। और फिर इसको किस तरफ खोलोगे? इसको आप खोलोगे राइट साइड, इस तरफ खोलने की कोशिश करो, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करो, तो H इधर आ जाएगा,
और CH3 इधर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन का कैसे बनेगा, इन दोनों को पकड़ लो, ऊपर कौन है COH, नीचे कौन है OH। इसको किधर खोलो, इसको इस तरफ खोलो, तो इधर कौन आ जाएगा H और इधर कौन आ जाएगा CH3। सी ऑप्शन का कैसे बनेगा, ऊपर इन दोनों को पकड़ो, किन दोनों को पकड़ रहे हैं, जो सेम प्लेन में उन दोनों को पकड़ रहे हैं। नीचे कौन आ जाएगा H, किधर खोलोगे, इधर खोलोगे, उल्टी साइड खोलते हैं, इसमें दोनों ग्रुप इस तरफ है तो इस तरफ खोल रहे हैं, तो OH घूम के इधर पहुंचेगा और CH3 घूम के उधर पहुंचेगा। और इसमें देखो तो इन दोनों को पकड़ लो, COH ऊपर है, CH3 नीचे है, इस तरफ खोलोगे तो OH इधर आएगा, H इधर आएगा। क्या ये साफ साफ D दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, D है ना, हाई प्रायोरिटी वाला ऊपर है, OH राइट साइड है, H लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा D। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है, नॉट रिप्रेजेंट D, तो हमारा आंसर D ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। ये देखो क्या है, एक एक्सचेंज किया हमने, एक एक्सचेंज किया है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये D दिख रहा है, ये D दिख रहा है, तो ये वाला क्या रहा होगा, ये वाला L रहा होगा, ये वाला L रहा होगा, तो ये L पर है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ में हमने कैसे किया, हमने पहले बदल लिया किस में, फिशर में। फिशर में कैसे बदला, तो आप देखें जो ग्रुप्स सेम प्लेन में है, कॉपी के प्लेन में है, उनको पकड़ लो, जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो नीचे की तरफ है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ और यहाँ कैसे देखोगे, तो बाकी के दो ग्रुप्स का झुकाव जिस तरफ है, क्या इसमें बाईं तरफ झुकाव है, तो इसको राइट साइड खोलो, राइट साइड खोलोगे तो H अभी इधर बाहर की तरफ था, इसको राइट साइड घुमाओगे तो H इधर की तरफ घूम के आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे घुमाना है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ धक्का देना है, बाहर की तरफ धक्का दोगे तो ये H ऑलरेडी बाहर ही है, और किस तरफ घुमा रहे हो, राइट साइड, तो H घूम के किधर आ जाएगा, राइट, और ये CH3 अंदर से इस तरफ बाहर निकलेगा। ये वाला काम करना होता है, कॉपी में देखना, शायद आपको समझ में आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें कहा गया है रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये देखो ये फिशर बना हुआ है, ये डायग्राम जो है वो फिशर डायग्राम है। तो बोलो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हुए, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। ठीक है, और क्या मिरर इमेज हैं ये दोनों एक दूसरे के, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मिरर इमेज दिख रहा है, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है। क्या हो सकते हैं कि, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हों और दिख ना रहा हो। हाँ, तो देखो यहाँ से यहाँ आने पर क्या इवन एक्सचेंज करोगे, इवन एक्सचेंज करोगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे कैसे, OH को CH3 से एक्सचेंज करो पहले, तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पर OH को CH3 एक्सचेंज करो तो यहाँ OH आ गया, और यहाँ कौन आ गया, CH3 आ गया। सॉरी, ऑड एक्सचेंज, इवन नहीं, ऑड एक्सचेंज किया ना हमने। बोलो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करोगे, OH और CH3 को आपस में क्या कर दोगे, इंटरचेंज। तो अगर ये बच्चों R था तो ये क्या बन जाएगा, S, क्योंकि एक इंटरचेंज कर रहे हो ना ऑड, जब ऑड इंटरचेंज करोगे तो R क्या बन जाएगा, S, या अगर ये S था तो ये क्या बन जाएगा, R, और R और S एक दूसरे क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। यहाँ पर तो मैं दिख ही रहा है कि मिरर इमेज है, यहाँ पर भी दिख रहा है मिरर इमेज है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैंने RS वाला दिमाग लगाया। क्या यहाँ से यहाँ जाने पर ऑड एक्सचेंज कर रहे हैं, हाँ ऑड एक्सचेंज कर रहे हो तो भाई R का S हुआ होगा या S का R हुआ होगा, और R का S हो या S का R हो, मिरर इमेज तो बनना है। तो ऑप्टिकली POS, क्योंकि POS बच्चों किसी में नहीं है, POS किसी में नहीं है, और अगर POS नहीं है तो हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहे हैं, और एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, तो क्या हो जाएंगे, एनाइंशियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए क्या सही है। ठीक है, ये ऑप्शन है इट पोजेसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों सेंटर पर होता है, और जो इधर है वही इधर होना चाहिए था, इधर तो हमें ये दिख रहा है, उधर तो ये नहीं दिख रहा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इट पोजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
बोलो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर भी है। सॉरी, ओहो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मुझे लग रहा है, क्योंकि सभी sp2 हैं, सभी sp2 हैं। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है बच्चों। बेंजीन है ना बगल में, नाइट्रोजन के बगल में बेंजीन है, तो ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या इसमें C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, हाँ C3 है। यहाँ से देखो, ये इस जगह पे देखो, अंदर और बाहर आपको जो दिख नहीं रही है, आपकी तरफ आ रही है लाइन, और इस मॉलिक्यूल को चीर के इसके पीछे जा रही है परपेंडिकुलर प्लेन में। कागज के परपेंडिकुलर प्लेन में देखो, ये वाली एक्सेस है ना, इस एक्सिस के अराउंड अगर मैं इसको 120 से घुमाऊंगा तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 120 से घुमा दो इसी प्लेन में, और 120 से घूमने पर सेम डिज़ाइन अगर मिलती है तो कौन सी एक्सिस होती है? वो C3 होती है। C2 कब होती है? जब 180 से घुमाने पर सेम आ जाए। C3 कब होती है? जब 120 से घुमाने पर सेम आ जाए। C4 कब होती है? जब 90 से घुमाने पर सेम आ जाए। तो इसमें बी भी सही है और सी भी सही है, यानी आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और ये कह रहा है कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। बोलो इसमें कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 हैं। और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है। भाई इसमें 4 कार्बन दिख रहे हैं, इसमें 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो क्या एनाइंशियोमर हो पाएगा? नहीं, एनाइंशियोमरिज्म तो आइसोमेरिज्म में आ रहा है। आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। डायस्टेरियोमर्स भी क्या होते हैं? वो स्टीरियो आइसोमर जिन जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, तो डायस्टेरियोमर होने के लिए स्टीरियो आइसोमर तो होना पड़ेगा, यानी आइसोमर तो होना पड़ेगा, तो वी भी नहीं हो पाएगा। क्या होमोलोगस हो पाएंगे? हाँ होमोलोगस हो जाएंगे, क्योंकि देखो फैमिली तो सेम है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो एक ही फैमिली के मेंबर्स क्या कहलाते हैं? होमोलोगस कहलाते हैं। क्या आइडेंटिकल है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा।